Good evening everyone, this is Karima and welcome back to Ankuram. Hope you all are happy and healthy. आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसके पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया था, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये आज का जो टॉपिक है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और इसके पहले 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी आए थे। पिछले साल 2023 में दिसंबर और जून दोनों ही एग्जाम्स में दोनों ही टर्म्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आना निश्चित तौर पे तय है। सो ये एक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले के दो एक्ट्स थे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। Introduction. Before beginning, let's know what is bonus. व्हाट इज बोनस? एक्चुअली में बोनस होता क्या है? देखिए, बोनस एक शेयर है, एक तरह का शेयर है जो कि हमें प्रॉफिट में मिलता है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका एक परसेंटेज है जो हमें मिलता है गिफ्ट के फॉर्म में या अवार्ड के फॉर्म में, जो हर कंपनी को देना कंपलसरी है। तो सिंपल टर्म्स में समझें तो बोनस एक गिफ्ट है, एक तरह का इंसेंटिव कह लीजिए या गिफ्ट ही समझिए, जो एक कंपनी हमें देती है अपने प्रॉफिट में से। प्रॉफिट का एक परसेंटेज होता है, कुछ परसेंटेज होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती है, इसको कहा जाता है बोनस। अब बोनस, ये जो बोनस एक्ट है ये आया था 1956 में और इसमें ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है ये देख लेते हैं। The act is applicable to every factory and every other establishment in 20 or more wherein 20 or more persons are employed on any day during an accounting year. पॉइंट कह रहा है कि ये जो बोनस एक्ट है वो हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है। कहाँ? जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट है 20 और मोर, मतलब ये एक्ट हर उस फैक्ट्री के प्रमाइसिस में या हर उस फैक्ट्री में एप्लीकेबल है जहां पर 20 या 20 से ज़्यादा मजदूर या एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर में। जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमें पता है कि वो 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च होता है। ठीक, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिना जाता है, लिया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में या कुछ इंडस्ट्रीज में या कह लीजिए कुछ कंपनीज में अकाउंटिंग ईयर का क्राइटेरिया अलग होता है, कुछ कुछ का ही, लेकिन बेसिकली या नॉर्मल तौर पे जो फॉलो अकाउंटिंग ईयर होता है या जो मान देता है वो है 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। And also what the act says, the act came into force on 25th September 1956। ये एक्ट आया था 25 सितंबर 1956 को। and this act applies to, ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? every factory, हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल होगा। and every establishment in which 20 or more persons are employed, हर उस फैक्ट्री में जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें है और वो क्या है? ये एक्ट उन फैक्ट्रीज में भी एप्लीकेबल है जहां 10 से ज़्यादा, मतलब 10 एम्प्लॉयज से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो भी बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पे 10 से ज़्यादा कह लीजिए, मतलब कि आप कह सकते हैं 11 से 20 तक के एम्प्लॉयज़, 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बोनस एक्ट अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस जारी करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। वरना बेसिकली नॉर्मल तौर पे प्रैक्टिकली बोनस एक्ट उन्हीं फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन उन फैक्ट्रीज में जहाँ पे 10 से ज़्यादा, मतलब 11 से 20 तक के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट को वहाँ पे एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि हाँ इस फैक्ट्री में वो एक्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशंस अंडर दी एक्ट। कौन कौन से डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट में आते हैं? ऐसे तो बहुत सारा है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, वेजेस है, अवार्ड है, बहुत सब कुछ है, लेकिन जो मेजर इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने मेंशन किया है।
पहला है एलोकेबल सरप्लस। तो एलोकेबल सरप्लस क्या है? 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस। मतलब कैलकुलेशन करते समय जो एलोकेबल सरप्लस जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम करेंगे उसका फॉर्मूला हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, तो जब हम एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट करते हैं उसमें जो अवेलेबल सरप्लस हमें मिलता है उसमें जो हमें अवेलेबल सरप्लस मिलता है उसका 67%, दैट से 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर इन कंटेक्स्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर विल बी अ कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी विच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स फॉर डिक्लेरेशन। मतलब बैंकिंग कंपनी को छोड़ के बाकी सारे कंपनीज के लिए, मतलब 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर इन कंटेक्स्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर विल बी अ कंपनी, जो एम्प्लॉयर होगा वो कंपनी होगा अदर देन अ बैंकिंग कंपनी। मतलब 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस जो है वो अदर कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो बैंकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? इन अदर केसेस 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस। दूसरे में दिया है 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, ठीक, और यहाँ दिया था 67%। ये दोनों आपको याद रखना है। 67% सब कंपनियों के लिए अदर देन बैंकिंग कंपनी, और बाकी केसेस में 60% होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, तो 67 और 60% भी याद रखना है। नेक्स्ट, सैलरी और वेजेस। सैलरी क्या होती है और वेजेस क्या होते हैं? सैलरी मतलब तो वेतन होता है, जो हमें बेसिक टर्म में बहुत अच्छे से पता है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्ट means all remuneration capable of being expressed in terms of money। मतलब वो पैसा या वेतन जो हमें पैसे के फॉर्म में मिल रहा है, या जिसे हम पैसे के टर्म्स में गिन सकते हैं, जिनका मूल्यांकन पैसों के टर्म में कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं सैलरी या वेजेस। इट इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस। यहाँ देखिए जो मेन पॉइंट है ध्यान देने वाला वो है ये डीएनएस अलाउंस वाला, ठीक है। ये डीएनएस अलाउंस वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इसके पहले हमने जो 2 एक्ट पढ़ा था उसमें सैलरी और वेजेस में हाउस रेंट अलाउंस ऐड था। उसमें हमने पढ़ा था कि सैलरी और वेजेस में हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड होता है, लेकिन बोनस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डीएनएस अलाउंस ऐड हो जाता है। डीएनएस अलाउंस क्या है? डीएनएस अलाउंस को हम समझ का हिंदी होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो है हमारे देश में सरकारी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, सैलरी क्या है? सैलरी या वेजेस वो है, वो रेमुनरेशन है जिसको हम पैसे के टर्म्स में गिन सकते हैं, जिनको हम पैसों के टर्म में मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें डीएनएस अलाउंस ऐड होता है, इसमें महंगाई भत्ता इंक्लूड होता है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? एनी अदर अलाउंस विच द एम्प्लॉय इज फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू। इसके अलावा, मतलब डीएनएस अलाउंस के अलावा और कोई भी अगर अलाउंस उसको मिलता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, जो भी अलाउंस है जो कंपनी उसको दे रही है ज्वाइनिंग के टाइम पे, वो इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल और एनी कंसेशन ऑन फूड ऑफ ग्रेन्स। मतलब कोई भी ऐसी हाउस अकोमोडेशन, मतलब हाउस रेंट अलाउंस इसमें ऐड नहीं होगा। सब बिजली, पानी, मेडिकल, या अगर कोई कंसेशनल रेट पे अगर हमें अनाज मिल रहा है तो वो भी इसमें ऐड नहीं होगा। ट्रैवलिंग कंसेशन, कोई ट्रैवलिंग भत्ता है या मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एनी बोनस, इंसेंटिव, प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस, मतलब कोई एक्स्ट्रा बोनस जो एक एम्प्लॉय को मिलता है इंसेंटिव के तौर पे, या ज़्यादा प्रोडक्शन के तौर पे, या अटेंडेंस के लिए, मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो पूरे साल आया है या उसका सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है, उसके लिए अगर उसको कुछ बोनस मिल रहा है तो वो भी इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। हमें ये बात याद रखनी है कि बोनस जो है वो प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कि एक एम्प्लॉय को मिलता है, और वो उसको मिलना कंपलसरी है। एक कंपनी को उसे देना ही देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कैपेबिलिटी। वो उसको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, उसे देना ही है। अगर इस साल नहीं दे रहा है तो आने वाले कुछ सालों में देना पड़ेगा, और ज़रूर से देना पड़ेगा। अगर आने वाले कुछ सालों में भी अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अगर बोनस नहीं दे पा रही है तो उसको एग्जिस्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है, फिर उस केस में कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है और एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। और इसमें सैलरी और वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है?
कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जो कि एक एम्प्लॉयर ने पेंशन में या प्रोविडेंट फंड में दिया है वो भी बोनस में कैलकुलेट नहीं होता। एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को जब कंपनी से निकाल दिया जाता है उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहा जाता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया गया है या वो निकल गया है या तो वो डेथ हो सकता है, बेसिकली रिट्रेंचमेंट में निकाला ही जाता है। उसके अलावा आप डिसेबलमेंट भी इसमें देख सकते हैं या फिर डिसेबलमेंट या डेथ भी इसी में आता है। तो जो ये रिट्रेंचमेंट है उसमें क्या क्या आता है, उसमें डेथ आ जाता है, ठीक है, या फिर उसकी बोल लीजिए उसकी डिसेबलमेंट, ठीक है, डिसेबलमेंट की वजह से भी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है तो भी रिट्रेंचमेंट में ही आता है। या फिर कंपनी ने कुछ उस एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा काम किया है, इलीगल काम किया है, तो भी उसको निकाल दिया जाएगा तो भी वो रिट्रेंचमेंट में ही आता है। तो एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय को निकालने की वजह से अगर जो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, वो भी इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। एनी ग्रेचुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर उसको कोई ग्रेचुटी या रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है वो भी इसमें कैलकुलेट नहीं होता सैलरी या वेजेस में। एनी कमीशन, कोई कमीशन भी इसमें ऐड नहीं होता है। कमीशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्रॉफिट का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का कमीशन जो है वो ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, मतलब कि बोनस के लिए कौन कौन से लोग योग्य हैं या कैसे एक एम्प्लॉय जो है वो योग्य बन जाता है बोनस के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट है एवरी एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू बोनस, हर एक एम्प्लॉय जो है वो बोनस के लिए जो है एलिजिबल है, योग्य है। लेकिन कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, इफ ही हैज़ वर्कड फॉर नॉट लेस देन 30 डेज, उस एक एम्प्लॉय को 30 दिन, मतलब जो एक एम्प्लॉय उसको 30 दिन काम करना ही करना है एक अकाउंटिंग ईयर में। इफ़ ही हैज़ वर्क फॉर नॉट लेस देन 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, बोनस के लिए बोनस पाने के लिए या योग्य होने के लिए एक एम्प्लॉय को 30 दिन काम करना ही करना है। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉय अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ आर एलिजिबल फॉर बोनस, हर वो एम्प्लॉय जो 21,000 रुपये कमा रहा है वो बोनस के लिए एलिजिबल है। ये जो 21,000 रुपये का जो अमाउंट है ये पहले 10,000 था, ठीक है। 2015 में एक अमेंडमेंट आया था और उस अमेंडमेंट के बाद ये अमाउंट जो है 10,000 वाला इसको बढ़ा के 21,000 कर दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोनस का लाभ उठा सकें, ठीक। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं या उनके काम कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो बोनस पा सकते हैं एक कंपनी में। वो परमानेंट हो सकते हैं, टेम्पररी हो सकते हैं, पार्ट टाइम हो सकते हैं, कैजुअल हो सकते हैं, सुपरवाइजरी हो सकते हैं, मैनेजरियल, टेक्निकल और क्लेरिकल। ये सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका जो नेचर है या काम करने का की जो प्रकृति है या ज्वाइनिंग की या जॉब की जो प्रकृति है वो या तो परमानेंट हो, टेम्पररी हो, पार्ट टाइम हो, कैजुअल हो, सुपरवाइजरी हो, मैनेजरियल, टेक्निकल और क्लेरिकल, ये सारे लोग जो हैं ये बोनस पाने के लिए योग्य हैं। लेकिन जो अप्रेंटिस है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि अप्रेंटिस है, सॉरी, जो अप्रेंटिस है उसको जो है बोनस नहीं मिलेगा, वो बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द वेज सीलिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3,500 टू 7,000 पर मंथ। एक एम्प्लॉय की जो बोनस की जो कैलकुलेशन है वो पहले 3,500 रुपये होती थी, अब वो 7,000 रुपये होती है। अमेंडमेंट के बाद इसको 7,000 कर दिया गया है, इसके पहले ये 3,500 थी, ठीक है। मिनिमम बोनस, एक एम्प्लॉय को न्यूनतम कितना बोनस मिलता है या मिलना चाहिए, वो है 8.33% ऑफ द सैलरी और वेज अर्न्ड बाय एम्प्लॉय इन एन अकाउंटिंग ईयर और 100 विच एवर इज हायर। मतलब एक एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है उसका या तो 8.33% होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है, या तो 8.33% हो या फिर 100 रुपये हो, दोनों में से जो भी हायर होगा वो उसको बोनस के तौर पे मिल जाएगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, अगर उसको मान लीजिए 15,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उस 15,000 में मतलब 7,000 इंटू, उस केस में भी 7,000 इंटू 8.33% ही होगा। देखिए जो भी अमाउंट होगा वो उसमें मतलब मेंशन होगा। यहाँ लिखा है वेज सीलिंग, तो वेज सीलिंग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये उसमें मेंशन होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में मेंशन होगा, ठीक है। मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ सैलरी और वेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक। मैक्सिमम कितना बोनस मिल सकता है? सैलरी का 20% उसको मिल सकता है, ठीक। ये कंपनी डिसाइड करेगी अपने प्रॉफिट के हिसाब से कि उसको कितना बोनस देना है, लेकिन 8.33% और 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में होगा, ठीक। बोनस विल बी पेड इन कैश, बोनस हमेशा जो है वो कैश में पे किया जाएगा। नेक्स्ट, बोनस हैज़ टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो बोनस का जो पैसा है
वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के 8 महीने के अंदर अंदर, मतलब बोनस टू पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिस तारीख को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ है उसके बाद जो भी 8 महीना होगा उसके अंदर अंदर बोनस का पैसा पे करना पड़ेगा एक एम्प्लॉय को, एंड विद इन 1 month वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। अब ये क्या है, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है हाँ, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, और उसको एम्प्लॉय को देना था 10%, ठीक है, 10% उसको बोनस देना था, लेकिन उसने 10% बोनस नहीं दिया, उसमें वो उसने कुछ डिडक्शन कर दिया, या फिर उसको वो 10% ना देके कुछ और पैसा दे रहा है, तो वो उस केस में जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में जाके केस फाइल कर सकता है, ठीक। अब उस केस का जो रिजल्ट आएगा, डिसीजन आएगा या फाइनल जो कंक्लूजन आएगा, उसको कहा गया है अवार्ड। वो अवार्ड का पैसा जो है वो एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को 1 महीने के अंदर में देना पड़ेगा, ठीक है। अवार्ड क्या है, अवार्ड एक फाइनल डिसीजन है, एक रिजल्ट है, जो कि क्लेम मतलब जो पैसा एम्प्लॉय को मिलने वाला था लेकिन एम्प्लॉय ने नहीं दिया, और उसके बाद जब एम्प्लॉय ने दावा कर दिया कोर्ट में जाके, या जहां भी उसको करना है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, जहां उसको दावा करना है अपने बोनस के पैसे का, उसने जब दावा किया और उसके फेवर में जब डिसीजन आ गया, तो जो भी अमाउंट बनता है अब एम्प्लॉय का, वो पैसा एम्प्लॉयर को 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट क्या कि एम्प्लॉय को बोनस का पैसा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद 8 महीने के अंदर अंदर दे देना है, और अगर अवार्ड का पैसा है तो वो 1 महीने के अंदर में देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये हमें याद रखना है, पहला है 8 मंथ्स, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे 1 मंथ, ठीक। इस 1 मंथ को आप 30 डेज भी याद रख सकते हैं, कॉज कितनी बहुत बार एनटीए कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोनों पढ़ के जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, सेक्शन 4 एंड अवेलेबल सरप्लस सेक्शन 5, ये दोनों भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, फॉर अ बैंकिंग कंपनी द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड बाय द मेथड मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो हम इसमें नीचे के पॉइंट्स में देखेंगे, उसके पहले हमें पहला पॉइंट क्या देखना है, पहला पॉइंट ये है कि बैंकिंग कंपनी के लिए जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसका जो मेथड है वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बैंकिंग कंपनी है तो उसका जो मेथड है वो फर्स्ट शेड्यूल में होगा, दैट्स इट, ठीक। ये सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल पूछता है और बैंकिंग कंपनी पूछता है, मतलब बैंकिंग कंपनी है तो उसका जो कैलकुलेशन का मेथड है वो किस शेड्यूल में दिया है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे या मार्क कर देंगे फर्स्ट शेड्यूल, इसके आगे नहीं पूछता, मेथड नहीं पूछता, सिर्फ वो शेड्यूल पूछता है, और आपके सिलेबस में मेथड है भी नहीं, वो सिर्फ इतना है कि किस शेड्यूल में है, तो अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसका जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी मेथड है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। And for all the other companies the profit will be calculated by the method mentioned in second schedule, और अगर अदर कंपनीज है बैंकिंग के अलावा तो उनका जो प्रॉफिट है वो सेकेंड शेड्यूल में जो भी मेथड दिया है उसके बेसिस पे कर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे मतलब कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबल सरप्लस, ठीक है, तो अब हमारा अवेलेबल सरप्लस क्या है, ठीक। अवेलेबल सरप्लस यहाँ पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, द अवेलेबल सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर शैल बी द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द फॉलोइंग सम। अब अवेलेबल सरप्लस क्या है, अवेलेबल सरप्लस एक किसी भी अकाउंटिंग ईयर का वो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें से हम नीचे दिए गए हुए 3 पॉइंट्स को जब माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अवेलेबल सरप्लस आ जाएगा। आई डू रिपीट, अवेलेबल सरप्लस क्या है, अवेलेबल सरप्लस किसी भी अकाउंटिंग ईयर का वो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें से हम 3 चीजों को माइनस कर देते हैं, और वो 3 चीजें क्या है, फर्स्ट एनी अमाउंट बाय वे ऑफ डिप्रिसिएशन एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी डिप्रिसिएशन होगा, जो भी डिप्रिशिएटेबल अमाउंट होगा वो डिडक्ट कर देंगे, पहला। दूसरा, एनी अमाउंट बाय वे of which the employer is entitled to deduct from his income under the employer income tax act, मतलब income tax act के तहत जो भी income
उसको एम्प्लॉयर को काटनी है। मान लीजिए जैसे इनकम टैक्स स्लैब है, जो इनकम टैक्स स्लैब जो हमारा है, उसके तहत अगर एम्प्लॉय को कुछ पैसा काटना है, ठीक है, जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग पैसा काटना है, तो वो भी वो काट सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। फिर any direct tax which the employer is liable to pay for the accounting year in respect of his income profits and gains। मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्ट टैक्स which the employer is liable to pay, कोई भी ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो कि एम्प्लॉयर लाइबल है पे करने के लिए किसी अकाउंटिंग ईयर में, ठीक, इन रेस्पेक्ट, किस रेस्पेक्ट में, उसके इनकम में, प्रॉफिट या गेन्स में, ठीक, जो भी उस एम्प्लॉयर का जो भी इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, इन तीनों में से या कुछ भी हुआ है या तीनों हुआ है, तो वो भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से, मतलब उसमें से माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या अवेलेबल सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। सो अवेलेबल सरप्लस का फॉर्मूला आप ऊपर देखिए, यहाँ क्या दिया है, अवेलेबल सरप्लस इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 प्लस टैक्स सेव्ड इन लास्ट ईयर, ठीक है, जो हमने नीचे पढ़ा था यही वो ऊपर दिया है। ये जो डिडक्शन है ये यही सारे डिडक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, मतलब और डिडक्शन दिए गए हैं। तो अवेलेबल सरप्लस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ये सेक्शन 6 में जो भी टर्म प्रोविजंस दिए हैं वो माइनस हो जाएंगे, प्लस टैक्स सेव्ड इन लास्ट ईयर, जो भी लास्ट ईयर का जो भी टैक्स था वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा अवेलेबल सरप्लस हो जाएगा। और हमने पिछले के स्लाइड्स में पढ़ा था कि 67% और 60% जो अवेलेबल सरप्लस है वो दिया जाता है बैंकिंग कंपनी के अलावा, अगर कोई है तो 67% और अदर कंपनीज के लिए 60%, ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। और क्या बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है, लिखा गया है, वो क्या है, सैलरी इंटू 8.33% डिवाइडेड बाई 100। अब ये 8.33% भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15, जो भी कंपनी का, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक। सेट ऑफ, अब सेट ऑफ क्या होता है, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर द एलोकेबल सरप्लस इज लोअर देन द मिनिमम 8.33% बोनस, द शॉर्टफॉल इज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एंड दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बोनस। मान लीजिए अब कोई और कंपनी है, मान लीजिए हम ले लेते हैं सहारा ही, जो बहुत टाइम से बेसहारा चल रही है। सो मान लीजिए सहारा को लॉस हुआ, और जो लॉस है वो इतना 8.33% से भी कम हुआ, मान लीजिए उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ हुआ है 5%। अब बाकी जो परसेंटेज है वो बोनस उसको नहीं दे पा रही है, अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे पा रही है, सिर्फ 5% ही बोनस, सैलरी का सिर्फ 5% एज अ बोनस दे पा रही है। बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है वो मान ली 3.33% हुआ, वो एम्प्लॉयज को नहीं दे पा रही है। तो वो जो अमाउंट बच गया, वो जो परसेंटेज बच गया 3.33%, वो उसको नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, इसको कहा जाता है सेट ऑफ। मतलब पॉइंट कह रहा है कि सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ होता है जब एक कंपनी को 8.33% का एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी का 8.33% बोनस भी ना दे पाए। आई डू रिपीट, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी का 8.33 बोनस भी नहीं दे पा रही है, उसको लॉस हो गया है, तो जो जितना परसेंट उसने दिया है, मान लीजिए उसने जो भी कंपनी है उसने 5% इस साल बोनस दिया है, लेकिन वो 8.33% नहीं दे पा रही है, तो जो बचा हुआ परसेंटेज है वो उसको आगे के सालों में फॉरवर्ड कर देगी। देखिए लिखा है द शॉर्टफॉल इज कैरीड फॉरवर्ड एंड टू नेक्स्ट ईयर एंड दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बोनस। इसको कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ बोनस। मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है 5% देने के बाद जो भी अमाउंट बच गया है, जो भी परसेंटेज बच गया है, उसको कंपनी आगे के आने वाले सालों में फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, वो उसको अगले साल में पे ऑफ कर देगी। This is called carry forward of bonus for being set off in succeeding years. The amount of bonus set off remains available only up to and inclusive of 4th year. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेट ऑफ का भी यही है कि भाई अगर कंपनी जो कंपनी है उसको वो जो पैसा सेट ऑफ का जो भी पैसा है वो 4 सालों में उसको दे देना है। मतलब मान लीजिए 2021 में कंपनी ने 5% दिया, ठीक, फिर 2022 में 2022 है, अब उसमें उसको मान लीजिए 8.33% तो देना ही था, ठीक, प्लस प्लस वो अमाउंट जो उसका पिछले साल का बच गया था, मतलब 3.33%, वो भी उसको देना पड़ेगा, ठीक। अगर वो फिर से इस साल 2022 में फिर से लॉस हो गया
तो मान लीजिए जितना भी 8.33 से जितना भी पैसा कम दिया या जितना भी परसेंटेज कम दिया है, मान लीजिए यहाँ पे वो 5% ही दे पाया है, तो 5% दे पाया, तो फिर इसमें जितना बच गया और फिर ये जो 2021 का भी जो पैसा बचा था, ये दोनों ऐड करके उसको नेक्स्ट ईयर 2023 में देना पड़ेगा। तो ये ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा, लेकिन वो भी सिर्फ 4 सालों तक। इन 4 सालों में कंपनी को अपना पिछला सारा बोनस का जो बकाया है, जो पैसा है, वो देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी आने वाले 4 सालों में भी अगर एम्प्लॉय को उसका बोनस का पैसा, मिनिमम बोनस का पैसा 8.33% भी नहीं दे पा रही है, तो उस केस में कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है या बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। बिकॉज वी नो दैट a company should pay the minimum amount that is payable to him, which is due to him, irrespective of his capacity to pay. मगर मतलब अगर कंपनी को मिनिमम पैसा जो भी है, जो एक एम्प्लॉय का जो भी पैसा बन रहा है, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो वेज का हो या बोनस का हो, वो कंपनी को एक एम्प्लॉय को देना ही देना है, चाहे वो पैसा उसको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। वाई? बिकॉज एम्प्लॉय तो अपना पूरा परसेंटेज दे रहा है ना। एम्प्लॉय जो है वो तो 24 घंटा, मतलब 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितने घंटे भी वो काम करता है वो तो काम कर रहा है। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अब उसका जुर्माना एम्प्लॉय भी क्यों भरेगा? और अगर आपकी कंपनी इतनी खराब कंडीशन में है कि आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी भी ना दे पाओ, प्रॉपर वेज भी ना दे पाओ या फिर प्रॉपर बोनस भी ना दे पाओ, तो आपको एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। सो सेट ऑन क्या था, जहाँ पे मैक प्रॉफिट का 20, अगर सैलरी का जो 20% है वो देने के बाद भी अगर बोनस का पैसा या पैसा बच जा रहा है, तो आगे के सालों में फॉरवर्ड होगा और उसको 4 सालों तक पे ऑफ करना है। और सेट ऑफ क्या है, अगर किसी कंपनी को जो बोनस का जो पैसा है वो 8.33% भी अगर नहीं दे पा रही है, तो जितना दे पाई है उतना देने के बाद जो भी परसेंटेज बच जाता है वो आगे के सालों में प्लस उस ईयर का जो भी ईयर होगा वो ऐड करके देना पड़ेगा। अगर वो 4 सालों तक में ये पूरा बकाया जो भी पैसा है उसने कर लिया तो ठीक, अगर वो उसने पे नहीं कर पाई या वो पे नहीं कर पा रही है या कंपनी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे, इन दैट केस द कंपनी इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। उस केस में कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शंस। अब किन किन कंडीशंस में हम बोनस का पैसा काट सकते हैं या किन किन कंडीशंस में कंपनी जो है वो पैसा जो है, एक बोनस का जो पैसा है एम्प्लॉय का, वो डिडक्ट कर देती है या कर सकती है। ठीक, तो उसका पहला पॉइंट है, इन केस एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क फॉर ऑल द वर्किंग डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, द मिनिमम बोनस शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड। ठीक है। अगर ऐसा केस है कि एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क फॉर ऑल दी वर्किंग डेज, सारे वर्किंग डेज में उसने काम नहीं किया है या 30 दिन काम नहीं किया है, जो भी मिनिमम, जो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे कि मिनिमम 30 दिन तो होना ही चाहिए, तो अगर उसने 30 दिन काम नहीं किया है या जितने भी वर्किंग डेज उसको करना चाहिए था उसने काम नहीं किया है, तो उसकी बोनस में से पैसा डिडक्ट किया जा सकता है, जो कि लीगल है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग अमाउंट्स कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल। और बोनस में से कौन कौन सा पैसा कट सकता है? पहला है, एनी कस्टमरी फेस्टिवल या इंटरिम बोनस पेड। कोई ऐसा कस्टमरी या फेस्टिवल बोनस, अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ रही है, जैसे दिवाली आ रही है या होली आ रहा है या कोई भी ऐसा फेस्टिवल है, एमएनसीज हैं, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज है तो मान लीजिए वो अमेरिकन कंपनी है तो क्रिसमस बोनस दे रहे हूँ अगर, तो ऐसा कोई अगर फेस्टिवल बोनस दिया है उन्होंने, तो बोनस देते समय, मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उसका बोनस देते समय वो बोनस उसमें से माइनस कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ बोनस पेड बिफोर इट बिकम्स पेएबल। अगर किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए पैसा दिया गया है या पार्ट ऑफ बोनस दिया गया है पहले ही, ठीक है, मान लीजिए लेट्स से कि किसी एम्प्लॉय को जो बोनस का पैसा देना था वो देना था 10%। ठीक है, लेकिन कंपनी ने उसको 10% बोनस उसको साल भर में देना था कंपनी को, लेकिन कंपनी ने उसको 8% पहले ही दे दिया या 5% या 2% जो भी है, कंपनी ने उसको पहले दे दिया या उसने ले लिया, तो अब बोनस देने का जब समय आएगा तो उसको 10 में से 8 माइनस करके सिर्फ 2% जो बोनस है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है पार्ट ऑफ बोनस पेड बिफोर इट बिकम्स पेएबल, मतलब बोनस का वो पार्ट जो उसको ड्यू डेट से पहले अगर दे दिया गया है तो वो अमाउंट में डिडक्ट किया जा सकता है।
ठीक। एनी फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट मतलब कोई ऐसा काम जो उसे नहीं करना चाहिए, तो अगर कोई उसने ऐसा काम किया है या उसकी वजह से कोई कंपनी का लॉस हुआ है या कंपनी के किसी एसेट का या फैक्ट्री के किसी एसेट का अगर लॉस हुआ है, टूटा फूटा है, तो उस केस में भी एम्प्लॉय का बोनस काटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड। ठीक, अवार्ड मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो क्लेम, मतलब जो हमारा क्लेम होता है, जो बोनस का जो क्लेम होता है, बोनस ना मिलने पे जो क्लेम दावा किया जा सकता है, किन किन लोगों के पास जाके दावा कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम मतलब होता है दावा। तो इन केस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोनस का पैसा नहीं दिया है, प्रॉपर नहीं दिया है, या जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया है, ठीक है, या देने में देरी कर दी है, या उसको कहा गया था कि दे दो या उसने नहीं दिया है, या उसमें जो डिडक्शंस किया है वो गैर कानूनी है या गलत तरीके से डिडक्शन किया है, तो एक एम्प्लॉय दावा कर सकता है। तो वो जो दावा है वो किस किस के पास जाके कर सकता है, वो है अवॉर्ड मीन्स एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal constituted under the Industrial Disputes Act 1947, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। मतलब अवार्ड मतलब क्या है, अवार्ड मतलब जो फाइनल कंक्लूजन निकला है। मान लीजिए एम्प्लॉयर है ए और एम्प्लॉयर है बी। ठीक, सॉरी इसको रहने देते हैं, इसको रहने दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को 10% जो है, या ठीक है मान लीजिए 10% बोनस देना था, लेकिन उस 10% बोनस को देते समय उसने जो बोनस था उसमें से कुछ डिडक्शंस कर दिए। ठीक है, उसमें से कुछ डिडक्शंस कर दिए, और वो जो डिडक्शंस थे वो गलत तरीके से किए हैं, या पैसे बचाने के लिए कर दिए, या इलीगल तरीके से कर दिया। तो अब इस केस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जाकर केस कर सकता है, दावा कर सकता है कि हमारा जो बोनस का जो पैसा था 10% वो काट लिया गया है या हमें पूरा नहीं दिया गया है, उसको और नहीं दिया गया है। ठीक है, अब जब ये जो केस है वो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। ये आपको पता है ये मशीनरी है, या ये वो 3 जगह है जो हम जहाँ पे हम लोग जाके अपना दावा कर सकते हैं। ये हम आगे की मतलब आने वाली कुछ क्लासेस में इसको भी मैं कवर करूंगी कि ये लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, ये तीनों एक तरह का कोर्ट समझ लीजिए, या एक तरह का आप समझ लीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सारे केसेस सुनते हैं, उस पर अपना जजमेंट देते हैं। ठीक है, जिसमें लेबर कोर्ट होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है और नेशनल ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, तो इन केस कोई एम्प्लॉयर है जिसे एम्प्लॉय को 10% बोनस देना था, लेकिन बोनस देते समय उसने कुछ डिडक्शंस कर दिए जो कि सही तरीके से नहीं था, तो उस केस में एम्प्लॉय जाके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है कि हमें मेरा पैसा पूरा 10% चाहिए, और वो उस दावे का जो डिसीजन होगा, जो रिजल्ट होगा, उसको कहा गया है अवार्ड, वो कहलाता है अवार्ड। एंड अवार्ड मीन्स एन इंटरिम और अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाय एनी लेबर कोर्ट। कोई लेबर कोर्ट सुन सकता है ये दावा, या ये केस जो है किसी लेबर कोर्ट में जा सकता है, किसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकता है, किसी नेशनल ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत बनाया गया है, वहां पे ये जाके सुना जा सकता है, इस केस का डिसीजन दिया जा सकता है, और ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। ठीक है, नेक्स्ट है पेनाल्टीज। पेनाल्टीज क्या क्या जुर्माना लग सकता है एक एम्प्लॉयर पे अगर उसने बोनस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को नहीं माना है, या उसके किसी एक्ट को तोड़ा है, मरोड़ा है, तो उस केस में उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। वो जुर्माना क्या है, इन केस अ पर्सन इज अनेबल टू मीट एनी रिक्विजिट कंडीशन मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months। ठीक है, 6 months, or fine which may extend to 1000 or with both।
ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कि रिक्विजिट कंडीशन, रिक्विजिट मतलब यहाँ पे हो गया कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई ऐसा कंडीशन है जो कि मानना ही मानना है, ऐसी किसी भी कंडीशन को जो भी एक्ट में दिया गया है और उसको एम्प्लॉयर ने या पर्सन ने या ऑक्यूपायर ने या मालिक ने नहीं माना, जो कि उसको इस एक्ट के तहत मानना था, या उसने उस प्रोविजन को तोड़ा मोड़ा है, तो वो उस इंसान को सज़ा मिलेगी। और सज़ा क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। और वो जेल या तो 6 महीने की हो सकती है, या तो उसको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा 1,000 का, या फिर 6 महीने की जेल और 1,000 की जेल और 1,000 रुपये की जुर्माना, दोनों हो सकता है। आपको ये पेनाल्टी भी याद रखनी है क्योंकि बहुत बार पेनाल्टीज भी पूछता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास जिसमें हमने कंप्लीट किया बोनस एक्ट 1956। तो ये जितने भी मैंने इसमें आज की टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, बताया है, वो उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, बस उतना ही पूछता है। इतना भी पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। और प्लीज़ 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 आप चाहे जून के लिए जून वाली एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हों या दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हों, ये जो क्लास है या ये जो एक्ट है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों में ये चीज़ें आएंगी और आ सकती हैं। आप पढ़िए, जी भर के पढ़िए, और अपने नोट्स आपने जो बनाया उसको रिवाइज करिए, अपने प्रीवियस नोट्स को पढ़िए, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, और जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। किसी भी रूमर्स को, किसी भी मैसेजेस को, या जो भी वायरल हो रहे हैं, किसी भी तरह की न्यूज़ को आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। हमें इतना मान के चलना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम आप इस मतलब आज की डेट में या कल की डेट में अगर हम किसी भी आप कह लीजिए न्यूज़ पे, रिपोर्ट्स पे या अफवाह पे अगर ध्यान देंगे तो सिर्फ हम मैनिपुलेट होंगे, हमारा दिमाग ख़राब होगा और पढ़ाई से दिमाग डाइवर्ट होगा, जो कि हमें नहीं करना है। क्योंकि एनटीए को पेपर कराना ही पड़ेगा, और एक पेपर होगा ही होगा, चाहे वो जून का हो चाहे वो दिसंबर का हो। देर सबेर मतलब जो भी है, लेट होगा, होना ही होना है। सो उन चीज़ को साइड्स में रख के हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो आप प्लीज़ पढ़िएगा, और इन केस आपको कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कीप ऑन स्टडिंग एंड गुड लक।